आपका सबका स्वागत है मदनपुरी विज्ञान केंद्र में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्यन प्रवास सिद्धांत के ऊपर। इसके ऊपर बोलने के लिए हमारे बीच में हाजिर हुआ है संदीप। संदीप इस बारे में एक्चुअली हमारे साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कुछ कुछ लोग बोलता है जो आर्य है वो एक्चुअली इधर का स्वदेशी लोग, वो बाहर से आए नहीं है। बट ये बात कितना सच है ये पूरा विश्लेषण करके संदीप हमको आज बताएंगे। तो संदीप आप शुरू कीजिए। ओके। क्या स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन आपको दिख रहा है। पहली बात तो नमस्ते। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा उसका नाम है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी या आर्य प्रवास सिद्धांत भी बोला जाता है। इसके पहले मैं कुछ बैकग्राउंड या इसकी कुछ भूमिका रखना चाहूँगा सबके सामने। जैसे आज के ज़माने में जब हम फेथ या धर्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ धर्मों के नाम सबसे पहले आते हैं, जैसे उनमें है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब जो धर्म है या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये धर्म कहाँ से पैदा हुए, किस जगह से इनकी उत्पत्ति हुई, तो बहुत लोग बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करके एक बारे में बोल देंगे कि देखिए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये सब हमारे भारतवर्ष के अंदर से पैदा हुए हैं, ये सब हमारे भारत भूमि का हिस्सा रहे, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भारत के बाहर से आए हैं। पर क्या ये आर्गूमेंट, क्या ये वक्तव्य सही है? क्या हिंदुइज्म या और भी जितने धर्मों के बारे में मैंने बोला क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के साथ, क्या हिंदुइज्म हमेशा से ही भारतवर्ष का भाग या पार्ट रहा है, या ये भी किसी तरह से बाहर से हमारे भारत भूखंड के अंदर आया है? तो इस क्वेश्चन को हम आज एड्रेस करेंगे, देखेंगे। एक और एग्जांपल रखना चाहूँगा कि हम कैसे आज के इस डिस्कशन को अप्रोच करेंगे, उसकी तरफ कैसे हम इसके सारे जो लेयर्स है कैसे हम उनको समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1950 के दशक में, 50 या 60 के दशक में मोबाइल फ़ोन भारतवर्ष का पार्ट नहीं हुआ करता था। किसी को पता ही नहीं था मोबाइल फ़ोन करके कुछ चीज़ है कि भी की नहीं। पर आज हमारे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है। तो एक ज़माना था जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं था, और एक ज़माना है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन है। तो इसका मतलब किसी न किसी तरह से मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे समाज का पार्ट हुआ है। किसी तरह से वो बाहर से हो, किसी भी जगह से हो, वो हमारे समाज के अंदर प्रवेश करा है। तो हम इसी सूत्र को यूज़ करेंगे। हम जो भारतवर्ष की जो सभ्यता है उसको हम चेक करेंगे कि वो पहले क्या था और आज क्या है, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस हैं। अगर उसके अंदर हमें कुछ ऐसा चेंज दिखा, बिल्कुल इस मोबाइल फ़ोन के कॉन्सेप्ट की तरह, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा अलग है, तो हम उसके हिसाब से थोड़ा बहुत क्लेम कर सकते हैं कि शायद किसी तरह से ये चीज़ बाहर से हमारे भारतवर्ष के अंदर आई है। तो हम यही लाइन फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। और तो हिस्ट्री में तो हम बहुत पीछे तक जा सकते हैं, पर कितना तक जाएंगे ये एक बहुत ही मुख्य सवाल हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज से करीबन 5,500 साल पहले, जिसको हम आप बोल सकते हो 3500 BC। इस जमाने में भारतवर्ष की सभ्यता, समाज कैसा था और आज कैसा है, या उसके कुछ हजार साल बाद कैसा हुआ। अगर हम इन दोनों भूमि को अच्छे से देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस क्यों आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वही हमारे इस आर्गुमेंट का, इस डिस्कशन का जवाब देगा। तो बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करके मैं स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। तो हिस्ट्री ही क्यों, और भी तो बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। बहुत एक अच्छी चीज़ लोगों ने बोली है इसके बारे में कि अगर आप अपने पास्ट को, अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो आप अपने फ्यूचर का सामना नहीं कर सकते। ये जो आर्य प्रवास सिद्धांत है, इसके ऊपर बेस करके पास्ट में, अतीत में बहुत लोगों ने इसको एक बहुत ही रेशियल रंग देने की कोशिश करी है। इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे मतभेद,
बहुत सारे, ये बहुत ही विवादित एक मुद्दा रहा है हमेशा से। तो एक विज्ञान की दृष्टिभंगी से अगर इसको देखें तो इमोशंस के बाहर भी एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। एक आप हर तथ्य को सही तरह से सजाते हो, उसके ऊपर आप अपने आर्गुमेंट्स फॉर्म करते हो। तो हम वही चीज़ देखेंगे कि हम कोई इमोशनल पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि रैशनली या लॉजिकली हमें ये जो थ्योरी है क्या बताती है और हम अपने समाज के बारे में क्या जान सकते हैं। तो वही कि अगर आप अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो आप अपने फ्यूचर का सामना नहीं कर सकते। और अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना फासला तय करा वो समझने के लिए। तो इसीलिए हम हिस्ट्री में झाँकेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप एक फोटो देख पा रहे हैं, ये मोहनजोदारो सभ्यता की एक फोटो है। ये एक्सकेवेशन हुई थी, खनन खुदाई हुई थी कुछ 1920-30 साल के दशक में। तो उस वक्त ये चीज़ वहाँ से डिस्कवर हुई थी, मिली थी। अभी मोहनजोदारो भारतवर्ष का पार्ट नहीं है, ये मोस्टली पाकिस्तान में चला गया है, सिंध वाले एरिया में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ईंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसको एक तरह से आप बहुत बड़ा बाथटब समझ सकते हो, नहाने की जगह। ये वही समय की बात है, आज से करीबन 5,500 साल पहले। तो 5,500 साल पहले जो सभ्यता थी कुछ वो इस तरह की दिखती थी थोड़ी बहुत। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती थी कि टूटी फूटी है, बट इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपको ईंट दिखेगी, सबसे पहली बात तो ये है। मैं कुछ और फोटोज दिखाऊंगा जितना मैं आगे जाऊंगा। तो थोड़ा और इस सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जिसको यहाँ पे जैसे मोहनजोदारो मैंने बोला, इसको एक्चुअली बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में बहुत सारे टिपिकल फीचर्स थे। वो क्या फीचर्स थे वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे एक तो आप देख पा रहे हो कि ईंट का इस्तेमाल, यहाँ पे आपको ईंट दिखेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे और भी जितने भी ऐसे जगह डिस्कवर हुई है खुदाई के बाद, वहाँ पे सब जगह पे आपको ईंट का इस्तेमाल दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। उसके साथ आपको इस तरह के सील्स भी दिखेंगे वहाँ पे, ये भी सब खुदाई के दौरान मिला है। आप अगर अच्छे से सील्स को देखेंगे, इसके ऊपर आपको कुछ जानवरों के फोटोज मिलेंगे, जैसे हाथी है, यहाँ पे एक शेर है, एक ऑक्स है, और यहाँ पे कुछ इमेजिनरी एनिमल्स भी है। जैसे मान लीजिए कि कुछ यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला एक एनिमल, या फिर एक राइनोसॉरस या गेंडा। और इसके साथ आपको दिखेगा यहाँ पे एक रिटन स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है, कुछ एक लिपि है यहाँ पे। वो क्या है वो आज तक लोग डिस्कवर नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट क्या बोलती है, बट आप इतना समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। ओके, तो हमको अब तक 3 फीचर्स पता चले कि ये जो हमारा जो 5,500 साल पुराना जो सभ्यता था, इसमें ईंटों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे लोगों के पास एक रिटन स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसमें लोग लिखते थे। और क्या क्या खासियत थी वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे बहुत सारे मतलब जानवरों की फोटोज देख पाएंगे, पर जानवरों की बात जब आई है तो एक साथ बात बोलना चाहूँगा कि उस जमाने में, उस सभ्यता में घोड़ा या हॉर्स ये बिल्कुल भी एक प्रमुख जीव नहीं थी। बिल्कुल भी लोग ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। मैं तो बोलूँगा इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि घोड़ा था ही नहीं उस वक्त के सभ्यता के टाइम पे। तो ये 3 फीचर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और क्या चीज़ें इसमें दिखेगी? तो और भी जो चीज़ें दिखेगी वो मैं बात मतलब आगे जाके बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्लाइड में लिखने की कोशिश करी है कि देखिए जैसे ईंट का इस्तेमाल हो गया, या लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, या फिर आप घोड़े की बात बोल लो। तो ये चीज़ें थी हमारे उस वक्त के जो सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पार्ट। उसके बाद क्या हुआ? तो 3,500 साल 5,500 साल पहले ही सभ्यता शुरू हुई, और करीबन ये 1500 BC में, मतलब आज से रफली 3,500 साल पहले ख़त्म हो गई। बहुत सारे इसके रीजंस है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, फ्लड आ सकता है, तूफान आ सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। किसी भी तरह से ये खत्म हो गई ये सभ्यता। उसके बाद फिर से नई सभ्यता आई, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। अब वैदिक क्यों बोलते? क्योंकि इसी वक्त में वेदास लिखे गए थे। तो अभी हमारे पास 2 सभ्यता होगी। एक सभ्यता थी जो 5,500 साल पहले शुरू हुई थी और 3,500 साल पहले खत्म हो गई थी, जिसमें ये स्लाइड में जो आप फीचर देख रहे हो, ये सब उस सभ्यता का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद एक नया सभ्यता आ गया
एकदम बाद में, बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं था समय का, कि जहाँ पे वेदास लिखे गए। पर सिर्फ क्या वेदास ही लिखे गए, और जो मैं बोल रहा हूँ लिखा गया, क्या सच्ची लिखा गया या फिर कुछ और तरीका अपनाया गया, वो मैं इसके बारे में बात करूँगा। पहली बात है, वेदास जो है वो लिखे नहीं गए थे पहले, उसको हम श्रुति बोलते हैं, वो जबानी याद रखा जाता था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त में, मतलब 3500 साल के बाद, जब मतलब खत्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, उस वक्त के लोगों के पास कोई अ, लिखा हुआ रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, वो याद रखते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, जिनके पास एक रिटन लैंग्वेज हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा, जो कि वैदिक कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। मतलब घोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था वैदिक पीरियड में, पर हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा बिल्कुल भी एक इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं हुआ करता था। तो ये रहा दूसरा एक डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऑफकोर्स हम लोगों ने ईंट का इस्तेमाल देखा है, पर वैदिक सभ्यता में ईंट का इस्तेमाल पहले के कुछ सालों में, 500-600 सालों में लोग ईंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। बाद में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, पर ईंट बिल्कुल भी स्टार्टिंग के टाइम पे बिल्कुल भी ईंट का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग स्ट्रॉज में बैम्बूज, ये सब लकड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस आ गए, बहुत बड़े बड़े 3 डिफरेंस। और क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं? तो ऑलरेडी आपने देखना शुरू कर दिया है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सिंधु घाटी सभ्यता में और उसके बाद आए हुए सभ्यता में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब वैदिक जो सिविलाइजेशन या सभ्यता शुरू हुई बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, अगर ये कंटिन्यूएशन में होती, अगर बिल्कुल स्टार्ट में होती, और मान लीजिए कि मैं आज इस जगह को छोड़ के किसी और जगह में चला गया बसने के लिए, और वहाँ पे मैं जाके देख रहा हूँ बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है, नई सब कुछ, चारों तरफ में बिल्कुल नए लोग हैं, नई जगह है घूमने के लिए, और अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मेरे लिखाई में उन जगह का रेफरेंस या कुछ ना कुछ रेफरेंस तो आएगा, बिल्कुल ही आएगा। बट अगर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में, वैदिक सभ्यता में जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो भी चीज़ें लिखी गई है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है ये कोई आसमान से आके गिरा है, बिल्कुल नई चीज़ लगती है एकदम, इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो ये और भी इंटरेस्टिंग फीचर है इसका। उसके बाद रह गई लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज। जैसे मैंने अभी बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक रिटन स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जिसको आज तक लोग समझ नहीं पाए अच्छे से। बट रही बात वैदिक सभ्यता की, उसमें हमको पता है कि संस्कृत एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करता था। पर अगर हम देखेंगे कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज के साथ और भी बहुत सारे, पूरे दुनिया के और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे अल्बेनियन, ओल्ड आयरिश, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इस लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है। राइट, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप देखेंगे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में और नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। अगर आपको बंगाली आती है लेट्स से, तो आप हिंदी बहुत हद तक समझ सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है, आप बहुत हद तक बंगाली समझ सकते हो। बट अगर आपको हिंदी आती है, बंगाली आती है, पर आप तमिल और तेलुगु नहीं समझ सकते, तो ऐसा लगता है कि एकदम डिफरेंट दो लैंग्वेज का ग्रुप है, बिल्कुल अलग अलग। तो इसी चीज़ को दिमाग में रख के हमने ये देखा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, इसके साथ सिमिलैरिटीज़ नहीं है हमारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की, और इस संस्कृत के साथ सिमिलैरिटीज़ है इंडिया के बाहर की लैंग्वेजेस की। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो लैंग्वेज वैदिक लोग यूज़ करते थे, वो बाहर से इन्फ्लुएंस हुआ है किसी ना किसी तरह से। हम बोल सकते हैं क्या पता ये बाहर से ही आई हो। तो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह की सिमिलैरिटीज के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे ये सिमिलैरिटीज देखिए, इंग्लिश में जैसे हम ब्रदर बोलते हैं भाई को, ग्रीक में ये फ्रेटर हो गया, लैटिन में फ्रेटर, और संस्कृत में भ्राता। आपको ये बहुत सिमिलर लगेगा दिखने में, बिल्कुल सेम चीज़ आप फादर के साथ कर सकते हो। फादर ग्रीक में पेटर, लैटिन में भी बिल्कुल पेटर, और संस्कृत में पिता। तो देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है। तो इन सब के ऊपर बेस करके अगर हमें ये बोलना है, तो हम ये बोलेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, इसके अंदर कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ज़्यादा ही अलग है।
इतनी अलग है कि हम बता सकते हैं कि शायद ये दोनों बिल्कुल अलग है। इतनी अलग है कि जो वैदिक सभ्यता है शायद ये किसी तरह से बाहर से इन्फ्लुएंस हुई। जो घोड़ा हो गया या जो लैंग्वेज का सिमिलैरिटी हो गया, ये सब बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है। संदीप, इनफैक्ट हमारे वेदास आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप जैसे लैंग्वेज का सिमिलरिटी देख के आप बोलने का कोशिश कर रहे हो, जो ये जो आर्यन जो लोग हैं ये बाहर से आए हैं, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज के साथ बाहर का लैंग्वेज की सिमिलरिटी है। ये उल्टा भी तो हो सकता है ना, जैसे ये आर्यन लोग बाहर जाके भी शायद ये लैंग्वेज उधर फैला है। तो और कुछ आप करेक्ट। रीजनिंग दे सकते हो जिस बेसिस पे आप बोल सकते हैं जो जो आर्य जो हाँ है वो बाहर से आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल आपने बहुत एक सही पॉइंट उठाया है कि लैंग्वेज की सिमिलरिटी ही सब कुछ पूरा पिक्चर एक्सप्लेन नहीं करती है। ऐसा ये भी हो सकता है कि ऑफ कोर्स यहाँ के लोग बाहर जाके ये लैंग्वेज की सिमिलरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम और भी एविडेंसेस चेक करेंगे, जो एविडेंसेस हमारे इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगी, सिर्फ लैंग्वेज का एविडेंस नहीं। जैसे जीनोमिक्स हो गया या जूलॉजिकल आर्गुमेंट्स हो गया, हम उस पर आते हैं तो तब समझ में आएगा। और मैं एंड में बताऊंगा एक और चीज जिससे ये समझ में आएगा कि ये विवादित क्यों है, ये थ्योरी इतनी ज्यादा। ओके, तो जिन लोगों को ये थ्योरी पसंद नहीं आई, जिन्होंने इनसे एग्री नहीं करा, उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट्स नए देने की कोशिश करी। कुछ आर्गुमेंट्स कंप्लीटली बनाए हुए थे, बनावटी आर्गुमेंट्स। जैसे क्या थे कि जैसे हमने अभी बोला कि जो घोड़ा था, वो घोड़ा कभी भी हमारे भारतवर्ष का पार्ट नहीं हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, ये जो आपने मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाए थे, ये वाले लोगों ने ऐसे सील्स बनाए और उसके ऊपर एक घोड़े की फोटो या फिर घोड़े का सील ऐसा उन्होंने ढूंढ के निकाला, ऐसा क्लेम करा। पर बाद में देखा गया कि वो घोड़ा नहीं था, वो किसी तरह से मतलब आर्टिफिशियली वो प्रोड्यूस करा गया फैक्ट था। तो ये लोगों ने इस तरह से इसको मतलब इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने की एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट या फिर बोल सकते हो आप एक व्यर्थ चेष्टा करी। उसके बाद एक लोगों ने और चेष्टा करी, लोगों ने बताने की कोशिश करी कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिव जी की पूजा होती थी। तो उन्होंने आर्गुमेंट कैसे दिया, तो अगर ये प्रूफ हो गया कि वहां पे भी शिव जी की पूजा होती थी, लोग बोलेंगे तो फिर तो बाहर से कुछ भी नहीं आया है, तब तो हम तो हमेशा से ही फिर हिंदू धर्म को पालन करते थे। तो उन्होंने किस फोटो के बेसिस पे बोला, वो मैं दिखाता हूँ फोटो, फिर आप खुद देखेंगे और खुद समझेंगे। देखिए ये फोटो दिखाया, पहली बात तो ये देख के किसी भी एंगल से आज का जो शिवा है, शिव जी है, उसके साथ इसकी कोई सिमिलरिटी नहीं दिखती आपको। ऐसा लगता है कोई आदमी बैठा हुआ है और इसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इसका नाम है पशुपति शिव। इसको तो इसको आगे जाके एक स्टेप आगे जाके शिव बोल देना, ये कुछ ज्यादा हो गया। मतलब ये एविडेंस तो है, बट इतना भी बड़ा एविडेंस नहीं जिसके बेसिस पे आप ये बोल दो कि ये शिव जी की फोटो है और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शिव जी की पूजा करते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं। और जैसे हमारे आपने बोला, तन्मय ने बोला कि क्या यही एविडेंसेस सब कुछ है, क्या ये सब कुछ समराइज करता है, ये और भी एविडेंसेस है। जैसे आप जीनोमिक्स डेटा अवेलेबल है, जिसमें मतलब एक्सकैवेशन के बाद, खुदाई के बाद बहुत सारे स्केलेटन्स मिले। तो उन स्केलेटन्स का जो जीन या डीएनए का जो एनालिसिस था, उससे भी ये समझ में आता है कि आज के ज़माने में जो हमारा डीएनए या जीन का जो एनालिसिस है, उससे वो स्केलेटन्स के जीन या डीएनए का एनालिसिस मैच नहीं करता। इसका मतलब वो एज इफ एकदम ही हमारे से अलग अलग थलग लोग थे। तो वो तभी हो सकता है अगर वो किसी तरह से बाहर से आए हो। तो ये एक और एविडेंस हो गया। तो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिस्प्यूट निकाल सकते हो, पर और भी बाकी एविडेंसेस है आप जिनको इजीली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ सॉर्ट ऑफ आर्यन माइग्रेशन या आर्य प्रवास के फेवर में बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि एक साइंटिफिक माइंडसेट से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही आखिरी और पत्थर की लिखी हुई लाइन है, यही सब कुछ है। हो सकता है आज से 50 साल बाद जाके फिर लोग नए नए एविडेंसेस निकाले, नए से चीज़ों को डिस्कवर करें, पर मैं चाहता हूँ कि लोग एटलीस्ट क्रिटिकली इसको सोचे, लोग खुद से सोचे, खुद से जाने। तो जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, कोई आके बोल सकता है, जैसे तन्मय ने भी थोड़ा बहुत उस बारे में बोला, कि अगर ऐसा हो कि मोबाइल फ़ोन भारतवर्ष में ही किसी ने पैदा करा हो, तब तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि बाहर से मोबाइल फ़ोन आया है। चलो भारतवर्ष के लोग पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, पर बीच में हो सकता है किसी भारतीय ने मोबाइल फ़ोन डिस्कवर किया, फिर लोग यूज़ करने लग गए। तो तब आप क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे कि बाहर से आया है? तो ये बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है। तो अब लोग बोल सकते हैं कि
ये जो जितने भी आपने डिफरेंसेस गिनाए, हो सकता है ये डिफरेंसेस उसी हमारे सोसाइटी के अंदर से आए हो, आई डोंट नो, आ सकता है, पर जितने भी एविडेंसेस हमारे सामने अवेलेबल है उससे लगता नहीं है ऐसा कुछ हुआ है। उससे ये लगता है कि बाहर से ही एक डिफरेंट सेट ऑफ पीपल या डिफरेंट लोग का ग्रुप आके उन्होंने ये चीज़ें इस्टेब्लिश करी। तो यही थी और इसके बेसिस पे हम ये चीज़ ऐसे यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो संदीप, और एक कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछना चाहूँगा। आप मतलब आपका आपका जो डिस्कशन है उससे हमें पता चल रहा है जो जो आर जो है वो बाहर से आया हुआ है, ये इधर का स्वदेशी लोग नहीं है। बट ये जो झूठा जो प्रयास है, जो इतिहास को जो जो चेंज करने का जो झूठा प्रयास है, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे हमेशा से, जैसे अगर आप आज के मॉडर्न डे हिंदुत्व की बात करेंगे, मुझे नहीं पता ये पॉलिटिकल कितना मुझे बोलना चाहिए, बट मोस्टली जो हिंदुत्व थीसिस में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को इसी लैंड का ओरिजिनल बाशिंदा समझते हैं। वो समझते हैं ये लैंड उनका ही है और हमेशा से ये उस इसी लैंड का पार्ट हुआ करते थे। तो फिर मुसलमान और क्रिश्चियंस का क्या? इनके हिसाब से, इन हिंदुत्व थीसिस जो लोग बनाते हैं उनके हिसाब से ये लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, तो इन लोगों ने आके हम लोगों को कैसे हम पे टॉर्चर या हम लोगों को कैसे डोमिनेट किया, हम लोग तो हमेशा से यहाँ पे थे। तो इसीलिए ये लोग मानना नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ से हमेशा से नहीं थे, हम लोग भी बाहर से आए। तो इनके लिए मानना बहुत मुश्किल है कि हम कैसे बाहर से आ सकते हैं, हम तो हमेशा से यहाँ पे थे। अगर हमने मान लिया कि हम लोग बाहर से आए तो फिर तो हमारा जो आर्गुमेंट है वो तो फिर वीक पड़ जाएगा, फिर तो काम नहीं करेगा। तो इस ये एक रीज़न है कि क्यों लोग नहीं मानना चाहते। तो लोग आगे जाके बताने लग जाते कि हम लोग 60 लाख साल से यहाँ पे है, 2 करोड़ साल से यहाँ पे है, कुछ भी बोलने लग जाते हैं जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं है। मैं फिर से मतलब बताता हूँ, हो सकता है आज तो हो सकता है मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आज से 50 साल बाद लोग जाके बोले, जैसे आपने लैंग्वेज वाला आर्गूमेंट दिया कि हो सकता है यहाँ से लोग थे, मैं ऐसा डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, बट आप सही से आर्गूमेंट फॉर्म करोगे, लॉजिक से, साइंटिफिक एविडेंस से फॉर्म करोगे, ना कि इमोशन से। अगर आप साइंटिफिक एविडेंस से फॉर्म करोगे हम भी सुनेंगे, हम भी मानेंगे, लोग भी सुनेंगे, लोग भी मानेंगे, ना कि आप इसको एक बहुत ही रेशियल रंग देने की कोशिश करोगे, अपने आप को इस लैंड का, इस भारत भूखंड का एक अभेद्य अंग बता के अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि हम ही सुपीरियर है, हम ही महान है, बाकी सब लोग हमारे अंडर में आता है, तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और इतना ज़्यादा विवादित ये थ्योरी रहा है। इसके ऊपर बेस करके जो साउथ इंडिया में मूवमेंट, ऑफ कोर्स इसके ऊपर पूरी तरह से नहीं पर इन्फ्लुएंस्ड होके वो द्राविडियन एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने एक डिफरेंट कंट्री की मांग कर ली थी। तो समझ लीजिए कि कितना डिविसिव थ्योरी है अगर लोग आप इसको इस पे मतलब डट के रहेंगे, इसको क्रिटिकली और साइंटिफिकली डील नहीं करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर हम आज यहाँ पे धन्यवाद। डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं।